गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप? ठीक है मैम। हाँ ठीक है। अच्छे है। हाँ अच्छे है ना। और स्कूल भी चालू हो गई आपकी? यस मैम। हाँ, कैसा लग रहा है स्कूल में जाकर अभी? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है ना, हमें भी अच्छा लग रहा है, हमारे बच्चे स्कूल में आ रहे तो हाँ। बृहन्मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग राज्य स्तरीय ऑनलाइन शिक्षण में आप सभी का मैं हार्दिक हार्दिक स्वागत करती हूँ। आपको मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है बच्चों? यस टीचर। हाँ, तो हमारी कक्षा है 7वीं और माध्यम है मराठी। और आज हम विषय हिंदी की तासिका पढ़ने जा रहे हैं। और आज का दिन है हमारा बुधवार और दिनांक है 29/12/2021। आज हम बच्चों व्याकरण पढ़ने जा रहे हैं और मेरा नाम है श्रीमती सावित्री उरकुड़े और मैं आदर्श नगर मनपा हिंदी शाला जी दक्षिण विभाग के अंतर्गत आती है। हमारे मार्गदर्शक है श्रीमती कांचन गोसावी मैडम, जो भी हमारी विभाग निरीक्षिका है, और हमारे साथ जो तकनीकी कार्य में हमारी मदद करती है उनका नाम है श्रीमती रेखा कुपवाड़ेकर। तो बच्चों, मैं आगे शुरुआत करने से पहले आज का हम सुविचार पढ़ने जा रहे हैं। सुविचार है, संगीत वह अभिव्यक्त कर देता है जिसे कहा नहीं जा सकता और जिस पर चुप रहना भी असंभव है। तो बच्चों, इसका अर्थ होता है कि जो संगीत है, म्यूजिक होता है, वह ऐसी अभिव्यक्ति है, हमारी जो भावनाएं होती है वह प्रकट करता है, जिसे हम किसी को बता भी नहीं सकते। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ बातें होती है जो हम किसी को प्रकट नहीं कर सकते, तो वो हम संगीत के माध्यम से उसे हम अभिव्यक्त या प्रकट कर सकते हैं। उसके बाद देखो बच्चों, आज का हमारा दिन विशेष है। आज का जो सुविचार है मैंने संगीत के संबंधी बताया है, क्योंकि आज का जो दिन विशेष है, आज की तारीख है 29 दिसंबर 2021। और इसी दिन मास्टर दीनानाथ मंगेशकर इनका जन्म हुआ था। बच्चों, यह जो दीनानाथ गणेश मंगेशकर है, यह एक मराठी गायक थे, नाटककार और संगीतकार थे। इनकी जो जन्म तिथि थी 29 दिसंबर 1900 थी। ये देखो, इनकी फोटो यह दिखाई दी है। और इनका जन्म स्थान था गोवा और मृत्यु इनकी हुई थी 24 अप्रैल 1942 में। और इनका मृत्यु स्थान था पुणे। आप लता मंगेशकर जी को जानते हैं ना बच्चों? लता हाँ मंगेशकर, टीचर। आशा हाँ भोसले। उनके पिता है वो। हाँ, वेरी गुड। तो इनके पिता, ये जो दीनानाथ मंगेशकर है, आज उन्हीं का जन्मदिन है। उनके जो बच्चे थे वो थे लता मंगेशकर, आशा भोसले, हृदयनाथ मंगेशकर, उषा मंगेशकर और मीना खडीकर। ये सब इनके बच्चे थे। तो बच्चों, आगे हम बढ़ते हैं आज के पाठ की तरफ। और जो हमारा घटक है वह है व्याकरण। और आज हम उसके जो उपघटक है, वाक्य प्रकार, वह देखने जा रहे हैं। बच्चों, आपको वाक्य क्या होता है? वाक्य का अर्थ पता है आपको? वाक्य किसे कहते हैं हम लोग? बताओ बच्चों। अर्थपूर्ण शब्दों हाँ का हाँ बोलो। समूह मतलब वाक्य। हाँ हाँ, बहुत ही अच्छा। अर्थपूर्ण वाक्यों का समूह अर्थात वाक्य। तो उसकी हम परिभाषा अभी देखने जा रहे हैं। देखो, ये है हमारा वाक्य। उसकी हम परिभाषा देखने जा रहे हैं बच्चों। देखो, शब्दों का ऐसा सार्थक और व्यवस्थित समूह जो किसी भाव या विचार को पूर्णतः प्रकट करता है। शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। ऐसा शब्दों का समूह होता है जो व्यवस्थित रूप से होता है और किसी विचार या किसी भावना को प्रकट करता है, उसे ही हम वाक्य कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर देखेंगे, भारत एक महान देश है। यदि इसमें समझो भारत महान एक ऐसा होता तो वह वाक्य कहलाता क्या बच्चों? नहीं। नहीं, क्योंकि नहीं मैम। उसका जो क्योंकि उसका जो सार्थक और व्यवस्थित समूह नहीं कहलाता और वह वाक्य भी नहीं कहलाता, क्योंकि उसके जो अर्थ है हमें उसका ज्ञान नहीं होता। जैसे समय बहुत बलवान है, यदि मैं कहती हूँ कि समय है बहुत, तो इसका कुछ अर्थपूर्ण जो वाक्य होता है वो होगा क्या बच्चों? नहीं होगा ना। नहीं। जब मैं कहूंगी कि समय बहुत बलवान है, ऐसे वाक्य सार्थक और व्यवस्थित समूह है, तो उसे ही हम वाक्य कहेंगे। जब तक कि उसका अर्थ या भाव प्रकट नहीं होता है, तो उसे हम वाक्य नहीं कह सकते हैं। आगे देखेंगे बच्चों, वाक्य के दो अंग होता है। एक आपने मराठी में भी पढ़े होंगे, वाक्य के दो अंग होता है।
एक होता है उद्देश्य और दूसरा होता है विधेय। पढ़े हो बेटा मराठी में आपने? हाँ Yes, टीचर। उद्देश्य आणि विधेय वाचले असणार ना तुम्ही, अभ्यासले असणार। तर बघू, तो देखते हैं बच्चों हम उद्देश्य और विधेय किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे उद्देश्य। अभी देखो बच्चों, उद्देश्य, उद्देश्य किसे कहेंगे? जिसके बारे में कोई भी बात कही जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। जैसे देखो बच्चों, इसमें भारत एक महान देश है, इसमें किसके बारे में कोई बात कही गई है इस वाक्य में? भारत। हाँ, भारत के बारे में। बहुत ही अच्छा। इसमें भारत के बारे में एक अच्छे से बात कही गई है कि एक महान देश है, तो इसमें उद्देश्य कौन सा होगा बच्चों? भारत। कौन सा होगा? भारत। भारत। जैसे अभी मैं एक वाक्य बता रही हूँ, माला घर नहीं जाएगी, तो इसमें उद्देश्य कौन सा होगा बच्चों? माला। माला, क्योंकि उस वाक्य में माला के बारे में कोई बात कही गई है कि उसे घर नहीं जाना है तो नहीं जाएगी, तो उसे ही हम उद्देश्य कहते हैं। उसके बाद देखेंगे बच्चों, आपको उद्देश्य समझ में आया ना, किसे कहते हैं? यस मैम। हाँ, कि जिसके बारे में कोई भी बात यदि कहा जाए तो उसे ही उद्देश्य कहा जाता है। उसके बाद देखेंगे विधेय। सॉरी। अभी देखो, जैसे उद्देश्य तो हमें पता चल गया, तो उद्देश्यों के विषय में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। जैसे हमने देखा कि भारत एक महान देश है, तो भारत यह एक उद्देश्य हो गया, और उसके बारे में हम जो भी कुछ कहते हैं तो उसे विधेय कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखो, भारत के बारे में हमने कहा है वह एक महान देश है, तो उसे ही क्या कहेंगे हम? विधेय कहेंगे। जैसे अभी एक मैं वाक्य बता रही हूँ बच्चों, माला घर नहीं जाएगी, तो इसमें विधेय कौन सा होगा? माला। माला, माला तो उद्देश्य हो गया ना। विधेय और नहीं जाएगी मैम, घर घर नहीं। नहीं जाएगी। हाँ, तो जो बातें हम उद्देश्य के बारे में बताते हैं उसे ही हम विधेय कहते हैं। तो अभी आपको उद्देश्य और विधेय समझ में आया बच्चों? यस मैम। हाँ, तो अभी अगले टॉपिक की ओर हम जाते हैं। अभी देखेंगे हम बच्चों वाक्य के भेद। वाक्य के भेद का अर्थ होता है वाक्य के प्रकार। तो सबसे पहले दो तरह से हम वाक्य के भेदों को अलग अलग में रूपांतरित कर सकते हैं। जैसे देखो, पहला है रचना की दृष्टि से। तो रचना की दृष्टि से इसके तीन भेद होते हैं। पहला होता है सरल वाक्य, दूसरा होता है संयुक्त वाक्य, और तीसरा होता है मिश्र वाक्य। तो ये जो रचना की दृष्टि से जो वाक्य के प्रकार है बच्चों, वो हम अगली तासिका में देखेंगे। और आज की तासिका में हम देखने जा रहे हैं अर्थ के आधार पर वाक्य भेद। क्या देखने जा रहे हैं आज? अर्थ के आधार पर वाक्य भेद। तो देखो बच्चों, अभी वाक्य में किस प्रकार के अर्थ का बोध हो रहा है उसके आधार पर जब वाक्य को वर्गीकृत किया जाता है तो उसे अर्थ के आधार पर वाक्य भेद कहते हैं। जैसे कोई भी वाक्य है, जैसे माला घर नहीं जाएगी, तो इसमें वो घर नहीं जाने का प्रयास कर रही है, नहीं जाएगी यानी नहीं जाएगी, उससे हमें पता चलता है कि वह उसके जाने की इच्छा नहीं है। तो जिस वाक्य से हमें किसी भी प्रकार के अर्थ का बोध होता है, जैसे वो उसकी इच्छा है क्या? नहीं है, वो नहीं जाएगी, तो कोई संकेत दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। कोई आज्ञा दे रहा है क्या, या कोई प्रश्न पूछ रहा है क्या? ऐसा अगर हमें ज्ञात होता है किसी भी वाक्य से, तो उसे हम अर्थ के आधार पर उसे हम वर्गीकृत कर सकते हैं, और उसे ही फिर अर्थ के आधार पर वाक्य भेद कहते हैं। तो अभी हम देखने जा रहे हैं बच्चों अर्थ के आधार पर वाक्य भेद कौन कौन से हैं, अभी देखेंगे। तो बच्चों, अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद 8 तरह से होते हैं, 8 प्रकार के होते हैं। पहला है विधानार्थक वाक्य, दूसरा है निषेधार्थक वाक्य, तीसरा है आज्ञार्थक वाक्य, चौथा है प्रश्नार्थक वाक्य, पांचवा है विस्मयार्थक वाक्य, छठा है इच्छार्थक वाक्य, सातवां है संभावनार्थक वाक्य, और आठवां है संकेतार्थक वाक्य। इसे दूसरे शब्द में विधानवाचक भी कह सकते हैं पहले को, दूसरे को निषेधवाचक भी कह सकते हैं, और आज्ञावाचक भी कह सकते हैं तीसरे को, प्रश्नार्थक को हम प्रश्नवाचक भी कह सकते हैं, विस्मयार्थक को
विस्मयादिवाचक भी कह सकते हैं। इच्छार्थक को इच्छावाचक भी कहते हैं और संभावनार्थक को संभावनावाचक भी कहते हैं और संकेतार्थक को संकेतवाचक भी कहा जाता है। इसका दूसरा नाम वाचक यानी विधानार्थक को विधानवाचक ऐसा भी कहा जाता है। तो सबसे पहले बच्चों हम पहला वाक्य देखेंगे, विधानार्थक वाक्य। विधानार्थक वाक्य, तो हम विधानार्थक वाक्य किसे कहते हैं यह देखेंगे। तो बच्चों देखो, जिस वाक्य से कार्य होने की निश्चित सूचना मिलती है उसे विधानार्थक वाक्य कहते हैं। जैसे कोई कार्य अभी हो रहा है, ऐसे सूचना मिल रही है, उसे ही हम विधानार्थक वाक्य कहते हैं। यह वाक्य सामान्य कथन होते हैं। इस वाक्य में मात्र विधान होता है, एकदम सादा सिंपल सा एक विधान होता है। सकारात्मक वाक्य को विधानार्थक वाक्य कहते हैं। ऐसे वाक्य में न, नहीं, मत का प्रयोग नहीं होता है। तो जैसे अभी देखेंगे हम विधानार्थक के कुछ उदाहरण। शकुन रोते रोते सो गई थी, इसमें कोई भी न, नहीं का प्रयोग नहीं हुआ है। यह एकदम सामान्य कथन है और सामान्य वाक्य है, उसे ही हम विधानार्थक वाक्य कहते हैं। महात्मा गांधी का जन्म पोरबंदर में हुआ था, यह भी एक सामान्य महात्मा गांधी के बारे में जानकारी दी गई है। हमारे भारत देश की संस्कृति अति प्राचीन है। मैं किताब पढ़ता हूँ। एक दिन बाद पूर्णिमा है, सुबह का समय सैर के लिए अच्छा होता है। इसमें देखो बच्चों, एकदम सामान्य यह वाक्य दिए हैं और यह सकारात्मक वाक्य है। इसमें न, नहीं, मत का प्रयोग नहीं हुआ है। और जैसे शकुन रोते रोते सो गई, सोने की क्रिया की सूचना मिल रही है हमें। मैं किताब पढ़ता हूँ, उसमें पढ़ने की क्रिया की हमें सूचना मिल रही है, निश्चित सूचना मिल रही है, तो उसे ही हम विधानार्थक वाक्य कहते हैं। आप सीधे सिंपल शब्दों में कह सकते हैं कि यह एक सामान्य, जैसे हम बोलचाल में उसे उपयोग करते हैं, उसी को हम विधानार्थक वाक्य कहते हैं। तो और कुछ विधानार्थक वाक्य के उदाहरण देखेंगे, जैसे वर्षा हो रही है, चीनी मीठी होती है, सूर्य पूरब से निकलता है। यह हो गया बच्चों हमारा विधानार्थक वाक्य। अभी दूसरा हम देखेंगे निषेधार्थक वाक्य। तो इस शब्द से आपको कुछ समझ में आ रहा है? निषेध, निषेध का अर्थ क्या होता है बच्चों? न करना। हाँ, नहीं करना या ना करना या नकार देना, उसे ही निषेधार्थक वाक्य कहा जाता है। तो अभी देखो, जिस वाक्य में किसी क्रिया के न होने की सूचना दी गई हो, वह निषेधार्थक वाक्य कहलाता है। नकारार्थक वाक्य को निषेधार्थक वाक्य कहते हैं। इस वाक्य में नकार या निषेध व्यक्त होता है, यानी मुझे नहीं करना है, मैं यह नहीं करूंगी, ऐसे इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इस वाक्य में न, नहीं, मत का प्रयोग होता है। जैसे तुम वहां मत जाओ, यानी तुम्हें नहीं जाना है उधर। वे मेरे मूल्य नहीं जानते। पृथ्वी तारा नहीं है, पृथ्वी तारा नहीं है, वह एक ग्रह है। न, यह काम मत करो, मेरी गली में एक भी पेड़ नहीं है। फूलों को मत तोड़ो। तो इसमें अधिकतर सभी वाक्यों में न, नहीं, मत का प्रयोग हुआ है बच्चों, इसीलिए इसमें हम इसे कहते हैं नकारार्थक वाक्य या निषेधार्थक वाक्य, क्योंकि इसमें नकार या निषेध व्यक्त किया है, इसलिए इसी को निषेधार्थक वाक्य कहा जाता है। कुछ और उदाहरण देखेंगे निषेधार्थक वाक्य के, जैसे मैंने खाना नहीं खाया, मैं विद्यालय नहीं जाऊंगा, उसने यह काम नहीं किया। यह सब निषेधार्थक वाक्य के उदाहरण है। इसमें खाना न खाने की क्रिया बताई है, इसमें विद्यालय नहीं जाने की क्रिया बताई है, और इसने यह काम, कुछ काम न करने की क्रिया बताई है। तो इन्हें ही कहेंगे हम निषेधार्थक वाक्य। कोई बताएगा निषेधार्थक वाक्य का कोई एक उदाहरण? बताओ बच्चों। मैं शाले में नहीं जाऊंगी। हाँ, मैं शाला में नहीं जाऊंगी। उसके बाद देखेंगे बच्चों हम तीसरा वाक्य है आज्ञार्थक वाक्य। तो आज्ञार्थक से ही आपको समझ में आया होगा इसमें क्या दिया होगा, इससे क्या प्रतीत होता है बच्चों? आज्ञार्थक क्या दिया होगा इसमें? आज्ञा आज्ञा दी देना। होगी। आज्ञा। हाँ, आज्ञा दी होगी, आज्ञा या फिर उसमें आदेश दिया है, इसीलिए इसे आज्ञार्थक वाक्य कहा जाता है। अभी देखो बच्चों, इसकी परिभाषा हम देखेंगे। जिस वाक्य में किसी को आज्ञा
आदेश दिया गया हो अथवा निवेदन या प्रार्थना भी की गई हो, वह आज्ञार्थक वाक्य कहलाता है। वाक्य में आज्ञा सूचित होती है। ये वाक्य हमेशा मध्यम पुरुष में होते हैं। जैसे देखो बच्चों, इसमें कोई भी वाक्य जैसे जिसमें आज्ञा दिया हो, आदेश दिया है या फिर किसी से विनंती या प्रार्थना की गई हो, तो उसे ही हम आज्ञार्थक वाक्य कहते हैं या फिर आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे बेटा जीभ दिखाओ, इसमें जीभ दिखाने की क्रिया उसे आदेश दे रहे हैं कि आपको अभी जीभ दिखाना है। उसके बाद तुम बाहर बैठो, यह भी आज्ञा है। दीपा बेटी तुम घर जाओ, यह भी आदेश है। दूर हटो ये दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा, यह भी एक आदेश दिया गया है। तुम यहाँ से जाओ, यह भी आदेश दिया है। सुमन कृपया मेरे लिए एक नया स्वेटर बुन दो, इसमें क्या किया है? प्रार्थना की गई है। तो यह होते हैं बच्चों आज्ञार्थक वाक्य। अभी और कुछ आज्ञार्थक वाक्य के उदाहरण देखेंगे। जैसे बड़ों का सम्मान करो, ये एक आदेश दिया गया है। हे प्रभु सबकी रक्षा करो, यह एक निवेदन किया गया है। तुम यहाँ बैठो, यह एक आदेश दिया गया है। बच्चों एक मुझे आपकी तरफ से एक आज्ञार्थक वाक्य का उदाहरण बताइए। बेटी बचाओ। हाँ, बेटी बचाओ, यह भी एक आदेश दिया है, इसमें आज्ञार्थक वाक्य का प्रयोग किया है। अभी अगला देखेंगे बच्चों प्रश्नार्थक वाक्य। प्रश्नार्थक वाक्य में क्या किया होगा? आपको कुछ समझ में आ रहा है इस शब्द से? प्रश्न दिए होंगे। हाँ, प्रश्न किए होंगे, किसी को प्रश्न पूछ रहे होंगे। देखो, जिस वाक्य में किसी से कोई प्रश्न किया जाए वह प्रश्नार्थक वाक्य कहलाता है। इनमें वक्ता द्वारा कोई ना कोई प्रश्न पूछा जाता है, अर्थात जिसके मूल में जिज्ञासा का भाव रहता है उसे प्रश्नार्थक वाक्य कहते हैं। इनमें क्या, कब, कहा, कैसे, कौन, क्यों, किसका, किसकी आदि प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है। इस प्रकार के वाक्यों के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग अवश्य होता है। अभी देखो बच्चों, इसमें क्या किया है? प्रश्न पूछे गए हैं, जिस प्रश्न से हमें प्रश्न पूछने का भाव प्रकट होता है उसे हम प्रश्नार्थक वाक्य या फिर प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे क्या आप खाना खा चुके हैं? इसमें प्रश्न पूछा है, खाने के बारे में पूछा है। तुम दिल्ली से कब आए? यह भी इसमें प्रश्न पूछा है कि आप दिल्ली से कब आए। इसे काठमांडू क्यों कहते हैं? यह भी एक प्रश्न पूछा है, क्योंकि उसमें क्यों इस शब्द का प्रयोग किया है। यह पत्थर तुम्हें कहाँ मिला? यह भी एक प्रश्नवाचक शब्द है, वाक्य है। क्या हमारी भारत की संस्कृति अति प्राचीन नहीं है? तो यह भी एक प्रश्न पूछा गया है। इसके अतिरिक्त हम और एक प्रश्नार्थक वाक्य देखेंगे। तुम क्या पढ़ रहे हो? तुम्हारा क्या नाम है? यह एक बच्चा है, दूसरे बच्चे से प्रश्न पूछ रहा है कि तुम्हारा नाम क्या है। सॉरी। हाँ, तुम कब तुम अब कैसे हो? यह एक मरीज से प्रश्न पूछ रही है कि तुम कैसे हो। तो यह हो गए बच्चों प्रश्नार्थक वाक्य। अगला हम देखेंगे विस्मयार्थक वाक्य। अभी देखो बच्चों, विस्मयार्थक वाक्य में क्या दिया होगा? हमने देखो पिछली कक्षा में क्या पढ़े थे? शब्दों के भेद पढ़े थे, उसमें था एक विस्मयादि अव्यय। याद है आपको? विस्मयादि अव्यय याद है बच्चों? हाँ। हाँ, तो इसमें क्या पूछा होगा? किसका आश्चर्य का भाव प्रकट हुआ होगा, इसलिए हम वाह शब्द का या फिर किसी भी शब्द का विस्मय आश्चर्यवाचक शब्द का प्रयोग करते हैं, उसे ही हम विस्मयार्थक वाक्य कहते हैं। अभी देखो बच्चों, इसमें जिस वाक्य से विस्मय, भय, हर्ष, दुख, शोक का भाव प्रकट होता है उसे विस्मयार्थक वाक्य कहते हैं। घृणा आदि इनकी पहचान आहा, आह, ओह, अफसोस, छी, वाह, अरे, शाबाश आदि देखकर भी की जा सकती है। इन शब्दों के अंत में विस्मय आदि वाचक चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे अरे, यह सुंदर स्वेटर तुमने बुना है? हाय, दर्द के मारे में मर गया। आहा, कितना लुभावना है यह दृश्य। अरे, तुम अब तक यही हो? हाय, कैसी भयावह दुर्घटना थी वह। अरे, तुम वहां कैसे? तो इन सभी वाक्यों में बच्चों विस्मय, भय, हर्ष, दुख, शोक इसका भाव प्रकट हुआ है, इसीलिए हम इसे विस्मयार्थक वाक्य कहते हैं। और इसके आखिरी में क्या होता है? इसमें
शब्द विस्मयादि वाचक चिन्ह का प्रयोग भी होता है। तो विस्मयादि वाचक शब्द के कुछ और उदाहरण देखेंगे, जैसे वाह कितना सुंदर दृश्य है, एक लड़की है, वह बोल रही है कि कितना सुंदर दृश्य है। आहा क्या मौसम है, इसको बड़ा मजा आ रहा है इस मौसम में, इसलिए बोल रही है आहा क्या मौसम है। अरे तुम इतने बड़े हो गए, बहुत दिनों के बाद देख रही है लड़की से बच्चे को, इसलिए बोल रही है अरे ये तुम इतने बड़े हो गए। तो बच्चों अभी विस्मयार्थक वाक्य का एक उदाहरण बताओ। बताओ बच्चों विस्मयार्थक वाक्य का उदाहरण। वाह आज तो बारिश आ गई। अरे वाह कितना अच्छा बताया आपने, वाह आज तो बारिश आ गई। इसमें वाह इस शब्द का प्रयोग किया है, इसलिए इसे हम विस्मयार्थक वाक्य कहेंगे। इसके बाद देखेंगे बच्चों इच्छार्थक वाक्य। इच्छा इस शब्द से ही हमें पता चलता है कि इसमें क्या होगा, इच्छा इच्छा या आशीर्वाद व्यक्त किया होगा, तो इसे ही हम इच्छार्थक वाक्य कहेंगे। आगे देखेंगे इसकी परिभाषा। जिस वाक्य में किसी की मनोकामना, मंगल कामना या आशीर्वाद प्रकट हो वह इच्छार्थक वाक्य कहलाता है। जिस वाक्य से कर्ता की इच्छा, कामना या आशीर्वाद का भाव प्रकट होता है, इसे इच्छार्थक वाक्य कहते हैं। ऐसे वाक्य में मन की इच्छा, शुभ कामना या कर्तव्य अनुमान की भावना प्रकट की जाती है। जैसे इसमें देखो आशीर्वाद, किसी से जैसे हम किसी को आशीर्वाद देना रहता है तो आशीर्वाद देते हैं, मनोकामना या मंगल कामना करनी होती है, तो जो वाक्य हम इस्तेमाल करते हैं उसी को इच्छार्थक वाक्य कहा जाता है। वह जिए हजारों साल, किसी के बर्थडे में जाते हैं हम लोग किसी के, तब हम कहते हैं कि आप जियो हजारों साल। भगवान तुम्हारा भला करे, आप कल हमारे यहाँ पधारे, इसमें हमारी इच्छा प्रकट हो रही है। आपको नववर्ष की बहुत बहुत बधाई, इसमें भी हमारी जो इच्छा है, हमारी जो शुभकामना है वह प्रकट हो रही है। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, इच्छार्थक वाक्य कहते हैं। इसके और अन्य उदाहरण देखेंगे। काश मेरे भी पंख होते, इसमें इच्छा जाहिर की है इस लड़की ने कि मेरे भी पंख होते। ईश्वर तुम्हें दीर्घायु करे, यह एक आशीर्वाद दे रही है। आपकी यात्रा मंगलमय हो, यह एक शुभकामनाएं दे रही है, जिसे को हम इच्छार्थक वाक्य कहते हैं। इच्छार्थक वाक्य का कोई और एक उदाहरण बताइए बच्चों। मॅडम मी सांगू का? हाँ संग। अम, तुम 100 साल जियो। हाँ वेरी गुड बेटा, तुम 100 साल जियो। और कुछ बता सकते हैं, जैसे खूब पढ़ो, खूब बढ़ो, ऐसे भी हम कह सकते हैं, इसमें भी इच्छार्थक वाक्य होता है। काश मेरा बच्चा खूब अच्छे से पढ़ पाए। हाँ काश मेरा बच्चा बहुत अच्छे से पढ़ पाए। उसके बाद देखेंगे बेटा हम लोग संभावनार्थक वाक्य। संभावनार्थक वाक्य, इसमें संभावना दर्शाई होती है। क्या दर्शाई होती है, संभावना व्यक्त की गई होती है, संदेह व्यक्त की गई होती है, उसे ही हम संभावनार्थक वाक्य कहेंगे। आगे देखते हैं। जिस वाक्य से काम पूरा होने में संदेह या संभावना होने का भाव प्रकट होता है उसे संभावनार्थक वाक्य कहते हैं। शायद, संभवतः शब्द देकर इनकी पहचान की जा सकती है, या वाक्य के अंत में चुका होगा, चुकी होगी द्वारा इन्हें पहचाना जा सकता है। जब हम वाक्य में संदेह यानी शक सूचित करते हैं तब वह संदेहार्थक वाक्य बनता है या उस संभावनार्थक वाक्य बनता है। जैसे इस समय पिताजी घर लौटे होंगे, इसमें शक प्रकट किया है या फिर संदेह है कि लौटे होंगे या नहीं होंगे, यह हमें निश्चित रूप से पता नहीं है, संभावना है कि वह पिताजी घर लौटे होंगे, इसलिए यह एक संभावनार्थक वाक्य है। चाय आती ही होगी, आज रमेश की परीक्षा खत्म होगी, शायद आज बारिश होगी, संभवतः इस साल अच्छी वर्षा हो, मुसाफिर अपनी मंजिल पर पहुंच चुका होगा। इसमें संभावना और संदेह व्यक्त किया गया है, इसलिए हम संभावनार्थक वाक्य कहते हैं, या फिर संभावना वाचक वाक्य भी इसे कहा जाता है, या अथवा इसे संदेहार्थक वाक्य भी कहा जाता है। तो ये हो गए बच्चों हमारे संभावनार्थक वाक्य। इसके और कुछ उदाहरण देखेंगे, जैसे शायद आज शाम वर्षा हो जाए। बारिश यानी बादल को देखकर ये लड़की बोल रही है कि शायद आज शाम वर्षा हो सकती है।
हो सकता है राजेश आ जाए, बस स्टॉप पर वह वेट कर रहा है, और हो सकता है बोल रहा है कि राजेश आ जाए अभी। संभवतः मैं जीत जाऊं, ये सोच रहा है कि हो सकता है कि मैं जीत जाऊं। और कोई उदाहरण बताओ बच्चों संभावनात्मक वाक्य के। मैम हम आज घर है असंभव है। क्या असंभव है? हाँ, इसका भी उपयोग करना है वाक्य में। क्या संभव है इसका? नहीं संभव असंभव है। नहीं, इसका वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते, उसमें हमें संभावना दर्शानी है कि ये हो सकता है ना, मैं जीत जाऊं या होगा, वह घर आया होगा, इस वाक्य का, इस शब्द का हम प्रयोग इसमें कर सकते हैं। संभावना दर्शाइए बेटा, इसमें संदेह या फिर शक दर्शाया होता है, तो उसे ही हम, यानी होगा इस शब्द का प्रयोग हो सकता है, उसे ही हम संभावनात्मक वाक्य, जैसे आज बारिश हो सकती है, शायद मैं कल चला जाऊंगा, ऐसे शब्द का प्रयोग होता है, उसे ही हम संभावनात्मक वाक्य कह सकते हैं। बताओ अभी। शायद कल हमारे पापा हमको ना ना डांटे। हाँ, शायद कल हमारे पापा हमको ना डांटे। और कोई? 5 मिनट में ही मैं मेरे शाले में जाऊंगी। हाँ, 5 मिनट में मैं मेरी शाला में जा सकती हूँ, ऐसा भी बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, अगला देखेंगे बच्चों संकेतार्थक वाक्य। इसमें संकेत दर्शाया होता है। जिस वाक्य में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है, यानी एक क्रिया होती है तो दूसरी क्रिया उस पर निर्भर करती है, या जिस वाक्य में कार्य किसी शर्त के पूरा होने के बाद ही पूरा हो, उसे संकेतार्थक वाक्य कहते हैं। इन वाक्यों के शुरू में अगर, यदि आदि शब्द लगे होते हैं। इस वाक्य में संकेत होता है, इशारा या इंगित करना। यदि, तो, जो, तो जैसे संकेत नुमा शब्द का प्रयोग इन वाक्य में होता है। जैसे देखो बेटा, यदि तुम वहां होते तो झगड़ा न होता, यानी यह एक वाक्य है, यदि तुम वहां होते, यह एक वाक्य है, और दूसरा है झगड़ा न होता, तो ये एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, तो उसे ही हम संकेतार्थक वाक्य कहते हैं। जो मुझे पहले यह मालूम होता तो मैं इस झंझट में न पड़ता। यहाँ दो वाक्य है। जब मैं अभ्यास करूंगा तब मैं पास हो जाऊंगा। यदि बाढ़ ना आती तो फसलें नष्ट ना होती। यह दो दो वाक्यों में इसमें उपयोग किया गया है। अगर अच्छे कर्म करोगे तो समाज में सम्मान पाओगे, इसमें भी दो वाक्य का प्रयोग किया गया है। एक वाक्य दूसरे के ऊपर निर्भर है। जैसे देखो इसमें, यदि तुम वहां होते, ऐसा ही अगर हम कहेंगे तो यह पूरा होगा क्या बच्चों? इसका कुछ अर्थ होगा क्या? पूरा वाक्य नहीं हो पाएगा, वह एक अर्थहीन वाक्य होगा, तो इसलिए इस वाक्य का भी प्रयोग उसमें जरूरी होता है। तो यदि तुम वहां होते तो झगड़ा न होता। यह दो वाक्यों को जोड़कर यह संकेतार्थक वाक्य बनाया है। तो देखो, कुछ ऐसे उदाहरण देखेंगे हम संकेतार्थक वाक्य के, जैसे आप होते तो सब ठीक हो जाता। यह दो वाक्य हैं। अगर वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी। यह इसमें भी दो वाक्य का प्रयोग किया है। अगर मन लगाकर पढ़ते तो पास हो जाते, इसमें भी दो वाक्य का प्रयोग किया है, जो एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। तो ऐसे कुछ वाक्य बताओ बच्चों, बताओ। शालेत में गई तो ही मैं पढ़ूंगी। हाँ, यदि मैं शाला में जाऊंगी तो ही मैं पढ़ पाऊंगी। और कोई बताओ बच्चों। बताओ और कोई संकेतार्थक वाक्य जो एक दूसरे पर निर्भर हो। यदि आप, यदि मैं पढ़ूंगी तब मुझे एग्जाम में अच्छे नंबर मिलेंगे। यदि मैं अच्छे से पढ़ूंगी तब मुझे एग्जाम में अच्छे नंबर मिलेंगे। हाँ, तो अभी उसके बाद देखेंगे बेटा हम लोग वर्ग कार्य हमारी कक्षा का। देखो, कुछ वाक्य मैं बताने जा रही हूँ, जो आपको अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद आपको पहचानना है। हमने विधानार्थक वाक्य देखे। विधानार्थक वाक्य में क्या होता है बच्चों? नो नहीं मत, ये नहीं होता। हाँ, नो नहीं मत, यह नहीं होता, इसमें सामान्य क्रिया करने की सूचना मिलती है। दूसरा था निषेधार्थक वाक्य। इसमें क्या होता है बच्चों? किसी भी नकार क्रिया देना। की न करना। हाँ, नकार दिया होता है इसमें, क्रिया न करने की
जो अर्थ होता है वो प्रकट होता है। आज्ञार्थक वाक्य में क्या होता है? उस वाक्य में आज्ञा दी आज्ञा होती है। और आदेश। हाँ, आज्ञा और आदेश दिया होता है। प्रश्नार्थक वाक्य में क्या होता है बच्चों? प्रश्न के उल्लेख किए प्रश्न जाते हैं। हाँ, है। प्रश्न पूछे जाते हैं। विस्मयार्थक वाक्य में वहां पर एक भाव दिखाए, यहाँ आहा ये बहुत अच्छा है, इस तरह। हाँ, इसमें भाव दिखाई देता है, विस्मय आश्चर्य का भाव प्रकट होता है, इसीलिए हम विस्मयार्थक वाक्य कहते हैं। इच्छार्थक में क्या होता है बच्चों? इच्छा होती है। इच्छा इच्छा होती है होती है। उसमें। हाँ, मनोकामना या फिर मंगल कामना हम प्रकट करते हैं। संभावनार्थक में ये शक्य होता है। हाँ, शक्य होता है या फिर उसे होगा इस शब्द का प्रयोग होता है। संदेह होता है, संभावना होती है। संकेतार्थक में उस वाक्य में दो वाक्य संकेत एक होता ही है। वाक्य में डाले जाते हैं। हाँ, एक वाक्य एक क्रिया का दूसरी वाक्य पर निर्भर होने का बोध होता है। अब देखेंगे मुझे हम, पहला है संभवतः वह आज जाएगा, तो ये कौन सा वाक्य होगा बच्चों? संभावनार्थक वाक्य। हाँ, वेरी गुड, यह है संभावनार्थक वाक्य। ये ठीक है। तुम दिल्ली से कब लौटोगे? प्रश्नार्थक वाक्य। प्रश्नार्थक वाक्य। हाँ, प्रश्नार्थक वाक्य। ये लड़की खाना खाती है। विधानार्थक वाक्य। हाँ, वाक्य। विधानार्थक वाक्य। आहा, आज खाने में मजा आ गया। आहा विस- हाँ, विस्मयवाचक। हाँ, वाचक या फिर विस्मयार्थक। ठीक है। उसके बाद लड़की ने खाना नहीं खाया। निषेधार्थक वाक्य। निषेधार्थक वाक्य। निषेधार्थक हो गया ये। तुम मेरे लिए पानी लाओ। आज्ञाधारक इच्छार्थक वाक्य। वाक्य। आज्ञार्थक वाक्य। यदि बाढ़ ना आती तो फसलें नष्ट ना होती। संकेतार्थक वाक्य। हाँ, संकेतार्थक वाक्य। दरवाजा बंद करो। आज्ञाधारक वाक्य। आज्ञाधारक। वाक्य। मेरी पुस्तक कहाँ है? प्रश्नार्थक वाक्य। ईश्वर तुम्हें लंबी आयु प्रदान करे। इच्छार्थक वाक्य। हाँ, इच्छार्थक वाक्य होता है। तो ये हो गया बेटा हमारा आज का क्या है, वर्ग कार्य है। अभी हम हमारा गृह कार्य आपके लिए होमवर्क होता है ना, तो होमवर्क देखेंगे। तो हमारा जो होमवर्क है, देखो बच्चों, आपकी जो पुस्तक है हिंदी सुलभ भारती, उसमें पेज नंबर 50 में दिया है। देखो इसमें, हाँ, ये दिया है, देखो, भाषा की ओर। इसमें देखो, अर्थ के आधार पर वाक्य पढ़ो, समझो और उचित स्थान पर आपको लिखना है। ये आपकी बुक में दिया है, हाँ, पेज नंबर 50 पर। तो देखो बच्चों, इसमें क्या हमें क्या करना है, ये जो वाक्य दिए हैं ये किस किस स्थान पर आएगा, यह हमें लिखकर आपको उस बुक में लिखना है पेंसिल से। और मुझे तुम लोग व्हाट्सएप भी कर नहीं सकते, तो अगले तासिका में मुझे बताना है। जैसे देखो, एक बता रही हूँ मैं। बच्चे हंसते हंसते सॉरी, बच्चे हंसते हंसते खेल रहे थे, तो ये कौन सा वाक्य हो गया? कौन सा वाक्य हो गया बेटा? बच्चे हंसते हंसते खेल रहे थे। निषेधार्थ वाक्य। निषेधार्थक कैसे होगा? निषेधार्थक नहीं। हाँ, वो मत नहीं और ना, ये इसका उपयोग नहीं किया जाता है। नहीं, तो ये बच्चे हंसते हंसते खेल रहे हैं, तो यह कौन सा वाक्य हो जाएगा? विधानार्थक होगा, विस्मयार्थक होगा, इच्छार्थक होगा, संकेतार्थक होगा या निषेधार्थक होगा? ये तो साधा वाक्य है ना, बच्चे हंसते हंसते खेल रहे थे। विधानार्थक। विधानार्थक वाक्य। तो विधानार्थक वाक्य। तो ये देखो बच्चों, ये सारे आपको इसमें लिखना है, कौन से वाक्य में कौन सा आने वाला है, आपको बुक देखकर समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चों? हाँ, धन्यवाद। अभी रुको, मैं आती हूँ आपके क्लास में। हाँ, तो बच्चों आज हमने क्या क्या पढ़ा? व्याकरण,
बच्चों आपको कुछ पूछ